इंडियन इन्वेस्टिंग मेंटर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम एक तरह से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में कुछ बताओ, तो मैंने अब सोचा है कि बीच-बीच में जो वीडियोस हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड भी डालता रहूँगा, ताकि धीरे-धीरे हम वो एरिया भी कवर करें। फंडामेंटल एनालिसिस जो है उसके काफ़ी वीडियोस मैं डाल चुका हूँ, बेसिक वीडियोस भी डाल दिए हैं, बहुत सारी कंपनीज़ का एनालिसिस भी डाल दिया है। अब धीरे-धीरे जो ऑप्शंस ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस है उस एरिया पे भी कुछ फोकस करेंगे। तो ये वाला वीडियो जो है ये ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड है और यहाँ पे हम समझेंगे बेसिकली कि जो बायर्स होते हैं ऑप्शन के, वो यूजुअली मार्केट में पैसा क्यों खोते हैं, उसका मेन रीज़न क्या होता है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उस तरह से हम पैसा ना खोएं। तो अगेन इससे पहले आगे बढ़ें, जो भी बता रहा हूँ ये मेरा अपना पर्सनल लर्निंग, पर्सनल ओपिनियन है। किसी तरह की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। कोई स्टॉक्स अगर डिस्कस करूँगा वो समझाने के लिए, एग्जांपल्स के लिए, किसी तरह की बाय सेल रिकमेंडेशन मेरी नहीं रहेगी। ना ही मैं सेबी के साथ किसी भी तरीके से रजिस्टर्ड हूँ। तो सोच समझ के ट्रेडिंग कीजिए, अपने पैसे को अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं सोच समझ के कीजिए और हो सके तो फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट ज़रूर कीजिए। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में अगर आपको घुसना है, तो सबसे पहले आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। तो उतना बेसिक वीडियो नहीं है ये। बेसिकली आपको ये समझना है कि 2 तरह की ऑप्शंस होती हैं, एक होती है कॉल ऑप्शन, एक होती है पुट ऑप्शन। तो जैसे शेयर्स को या तो बेचा जा सकते हैं या खरीदा जा सकता है। जब शेयर्स को बेचा जाता है तो सेलिंग कहा जाता है, जब बाय करते हैं तो बाइंग कहा जाता है। अब कुछ मार्केट्स में अलाउड होता है कि आप बिना खरीदे, पहले आप शेयर्स खरीदे नहीं होते पर आप उसको सेल पहले कर सकते हो, जिसको शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। तो शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो और फिर लेटर उसको आप बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप पहले बाय करके फिर सेल कर रहे हो, तो आपका टारगेट होता है कि मैं बाय करूँ, प्राइस ऊपर जाए और फिर मैं हायर प्राइस पे सेल कर दूँ, जो डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट हो गया। व्हेरेas जब आप शॉर्ट सेल करते हो, तो आपका टारगेट क्या होता है, आपका एम होता है कि प्राइस स्टॉक की नीचे गिरनी चाहिए। यानी मैं सेल पहले कर दूँ हायर प्राइस पे, फिर प्राइस नीचे गिर जाए स्टॉक की और मैं बाय कर लूँ लोअर प्राइस पे। तो ये हो जाता है शेयर्स में। पर अगर यही चीज़ अगर आप ऑप्शंस में करना चाहो, तो वहाँ 2 अलग तरह की ऑप्शंस हो जाती हैं, कॉल और पुट। तो कॉल ऑप्शन क्या है कि जैसे-जैसे शेयर प्राइस ऊपर बढ़ेगी, कॉल की वैल्यू ऊपर बढ़ेगी और जैसे-जैसे शेयर प्राइस नीचे गिरेगी, कॉल की वैल्यू नीचे गिरेगी। तो जैसे हर शेयर की एक वैल्यू होती है, वैसे ही उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑप्शंस होती हैं, उनकी भी कुछ वैल्यू होती है। समझना सिर्फ इतना है कि जब शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, तो कॉल की वैल्यू भी ऊपर जाएगी, बढ़ेगी। अगर शेयर प्राइस नीचे गिरेगा, तो कॉल की प्राइस भी नीचे गिरेगी। पुट में उल्टा हो जाता है, वो शेयर प्राइस से उल्टा चलता है। अगर आपने पुट ऑप्शन खरीद रखी है, तो जब शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, तो पुट की वैल्यू नीचे गिरेगी और जब शेयर प्राइस नीचे जाएगा, तो पुट की वैल्यू ऊपर बढ़ेगी। तो बेसिकली यहाँ आपको ऑप्शंस वाली दुनिया में, जिसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, वो नहीं करना पड़ता। आपके पास 2 तरह अलग तरह की ऑप्शंस उन्होंने दे दी कि अगर आपको लग रहा है प्राइस ऊपर जाने वाली है, तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर लो। अगर आपको लग रहा है प्राइस नीचे जाने वाली है, तो आप पुट ऑप्शन बाय कर लो। तो इतना बस बेसिक आपको समझना है कि अगर आप बुलिश हो, तो कॉल ऑप्शन परचेज़ करते हैं लोग और अगर आप बेयरिश हो, आपको लग रहा है कि स्टॉक प्राइस नीचे गिरने वाली है, तो वहाँ पे आप पुट ऑप्शन को परचेज़ करोगे। तो अब मेन चीज़ पे आते हैं कि मैक्सिमम लॉसेस जो होते हैं, वो ऑप्शन बायर्स को क्यों फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे जो लिक्विड ऑप्शंस हैं, उनकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे रिलायंस जो है, रिलायंस पे काफ़ी लिक्विड ऑप्शंस रहती हैं। तो रिलायंस का हम यहाँ पे सर्च करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली ये लिखा हुआ है और रिलायंस की ऑप्शन चेन जो है, उसको हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ठीक है? और ये मैं एनएसई की वेबसाइट से ओपन कर रहा हूँ, तो किसी तरह का अगेन मैंने जैसे बताया है, जहाँ तक हो सके जो भी आपने स्टडी करना है वो फ्री साइट से स्टडी करो और एनएसई तो ऑब्वियसली एक्सचेंज की साइट है तो फ्रीली अवेलेबल है सबको। तो यहाँ पे हम रिलायंस की ऑप्शन देख रहे हैं, जो कि एक्सपायर हो रही है 31 अगस्त को, यानी अभी एक्सपायरी में जो है तकरीबन आधा महीना बचा हुआ है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो बीच का कॉलम होता है, इसमें स्ट्राइक प्राइस दिखाई जाती है। तो अलग-अलग स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं। पर समझाने के लिए यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ समझाऊँगा, हम एट द मनी जो अभी करंट रिलायंस की प्राइस होती है, वो अभी कितनी है? 2573। तो जो ऑप्शंस इस प्राइस के सबसे पास होती हैं, उन्हें कहा जाता है एट द मनी ऑप्शंस। तो हम सिर्फ इनको देखते हैं। तो 2580 की जो ऑप्शन है, वो सबसे पास है। तो अब समझते हैं कि 2580 का जो ये राइट हैंड साइड में डेटा है, ये है आपका पुट ऑप्शंस का डेटा और लेफ्ट हैंड साइड में जो डेटा है, ये कॉल ऑप्शंस का है। तो अगर सपोज करो आपको लग रहा है रिलायंस की प्राइस ऊपर बढ़ने वाली है, अभी ये 2580 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आपको लग रहा है 2600 साढ़े 2600 तक जाएगा,
तो आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो आप जाके रिलायंस के शेयर्स खरीद लो। अब सपोज करो आप रिलायंस के 250 शेयर्स खरीदना चाह रहे हो। मैं 250 क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि 250 रिलायंस का लॉट साइज होता है। तो अगर आप सपोज करो कि अराउंड 2600 रुपये में 250 शेयर्स रिलायंस के खरीदना चाह रहे हो, तो आपको 2600 मल्टीप्लाइड बाय 250, उतना पैसा आपको चाहिए, जो मेरे ख्याल से तकरीबन आपका 6.5 लाख के आसपास आएगा। यानी 250 शेयर्स खरीदने के लिए आपको 6.5 लाख रुपए पहले तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब वहाँ अगर शेयर प्राइस सपोज करो आपका अंदाज़ा सही निकला और 100 रुपये से ऊपर बढ़ गई, तो 250 शेयर्स के पीछे, हर शेयर के पीछे आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यानी कि आपका टोटल प्रॉफिट जो हो जाएगा वहाँ पे, वो हो जाएगा 25,000 रुपये। हमने क्या किया, हमारा बुलिश व्यू था, हमें लगा रिलायंस की प्राइस ऊपर जाएगी शेयर की। तो पहला जो नॉर्मल तरीका होता है, आपने शेयर्स खरीद लिए। कितने शेयर्स खरीदे आपने? आपने खरीदे 250 शेयर्स। उस पे आपके तकरीबन 6-6.5 लाख रुपए लग गए। पर 100 रुपए के शेयर प्राइस ऊपर चली गई, तो आपने 250 शेयर खरीदे थे, 100 रुपए प्राइस ऊपर चली गई, 250 मल्टीप्लाइड बाय 100, 25,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे ये पहला ट्रेड आपका हो जाता है। दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या होती है कि आप शेयर्स मत खरीदो। जैसे मैंने बताया कि अगर आप बुलिश हो तो ऑप्शंस की दुनिया में आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हो। तो अब यहाँ पे हम इसकी कॉल ऑप्शन देखते हैं कि 2580 की जो स्ट्राइक है, उसकी कॉल की क्या वैल्यू है इस वक्त। तो कॉल की ये जो कॉलम है, ये है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अभी देखो ऊपर कॉल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे ये कॉल्स है और ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। तो जिसको पता है, थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखना, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ऐसी वीडियो कि जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है वो भी समझ सके। तो थोड़ा सा एडिशनल 5-10 सेकंड लेके समझा रहा हूँ। तो जिसको मालूम है ऑलरेडी कैसे देखना होता है ये पूरा टेबल, तो थोड़ा सा बस 5-10 सेकंड का आप पेशेंस रखो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2580 का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो है तकरीबन 40 रुपये। यानी आप 40 रुपये का कॉल खरीद सकते हो। अब कॉल में भी जो लॉट साइज होता है वो कितना है, 250 का है। इसीलिए मैंने शेयर्स भी 250 खरीदने के एग्जाम्पल लिया था, ताकि हम कंपेयर कर सकें। तो पहले केस में हमने क्या करा था, तकरीबन 6.5 लाख रुपए के 250 शेयर खरीदे थे। यहाँ पे हम 40 रुपए में कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, पर अगेन 40 इंटू 250, क्योंकि एक जो ऑप्शन होगा रिलायंस का, उसमें आप कंट्रोल कितने शेयर्स करोगे, 250, क्योंकि रिलायंस का लॉट साइज 250 होता है। हर कंपनी का हर शेयर का लॉट साइज अलग अलग रहता है। वो आप एनएससी की वेबसाइट पे जाके गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। किसी भी सर्च इंजन पे जाके ढूंढो, आपको मिल जाएगा कि उसका लॉट साइज कितना रहता है। रिलायंस के केस में आपको बता रहा हूँ कि इसका लॉट साइज 250 का रहता है। तो यहाँ पे जब हम इसको देखते हैं 3950, इसको रफली 40 मान लेते हैं। 40 रुपये में जब आप 250 शेयर्स, 250 यूनिट्स को कंट्रोल करोगे, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट लगेगी वो लगेगी सिर्फ 10,000 रुपये। सिर्फ लगेगी 10,000 रुपये। तो आप समझो, जब रिलायंस का शेयर प्राइस 100 रुपये से ऊपर गया, इस कॉल ऑप्शन की भी वैल्यू बढ़ने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि कॉल ऑप्शन की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, कॉल ऑप्शन की भी वैल्यू बढ़ेगी। शेयर प्राइस अगर 100 रुपये से ऊपर गया तो ये शायद 100 रुपये से नहीं बढ़ेगा, पर ये 60-70 रुपये से मिनिमम ऊपर चला जाएगा। इसकी वैल्यू 60-70 रुपये मिनिमम ऊपर चली जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, जब 100 रुपये का प्राइस ऊपर जाता है तो आपको 25,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट होता है। शेयर्स के केस में आपको 6-6.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। यानी आप 25,000 रुपये कमा रहे हो, कितने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, 6.5 लाख के अगेंस्ट। तो आपका जो परसेंटेज रिटर्न है वो यहाँ पे कम है। वेयर एज अगर आप ऑप्शंस की बात करो, तो आपने इन्वेस्ट कितना किया, सिर्फ 10,000 रुपये, क्योंकि 40 रुपीज़ में एक यूनिट है। रिलायंस के केस में एक लॉट हो गया 250 यूनिट, तो 40 इंटू 250 हो गया 10,000 रुपये। 10,000 में आप एक यूनिट को खरीद पाओगे। तो 140 एग्जैक्टली मतलब शेयर को कॉपी नहीं करता होता, क्योंकि इसमें कुछ एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है। अब अगर एग्जैक्टली आपको जानना है तो वो भी बता देता हूँ। इस वक्त तकरीबन 2580 पे है। अगर 100 रुपये रिलायंस यहाँ से ऊपर जाता है तो 2680 पे चला जाएगा। अगर 2680 पे जाएगा तो एक्सपायरी के वक्त जो आपकी ये वाली ऑप्शन होगी, ये हो जाए, इसकी वैल्यू हो जाएगी एग्जैक्टली 100 रुपये। पर आपने 40 तो ऑलरेडी पे किए, तो इसकी आपको जो प्रॉफिट मतलब ये इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 100 रुपीज़ हो जाएगी। पर 40 आप ऑलरेडी पे करो तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 60 रुपीज़ का। यानी आपने शेयर अगर 2580 में खरीदे और रिलायंस एक महीने बाद 2680 पे चला गया, तो 100 रुपये का प्रॉफिट। 250 शेयर्स थे तो 25,000 का प्रॉफिट। वेरएज ऑप्शंस की दुनिया में आज आप ऑप्शन खरीद रहे हो 40 रुपये की, अगर एक्सपायरी पे यानी 31 अगस्त को ये
रिलायंस की जो शेयर प्राइस है वो 2680 रुपये हो जाती है, अब से 100 रुपये ऊपर चली जाती है, तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन की वैल्यू 100 रुपीज़ हो जाएगी। पर 100 में से क्योंकि आप 40 ऑलरेडी पे करे हो, तो आपको प्रॉफिट कितने का बचेगा? 60 का। आप उसको उस दिन 100 में सेल कर पाओगे एक्सपायरी पे, पर 40 का आप खरीद रहे हो, 100 का बेच रहे हो, तो 60 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा। ये प्रॉफिट आपका तकरीबन निकल के आ जाएगा 15,000 रुपये। तो आप दोनों एग्जाम्पल्स को समझो। जब हमने शेयर्स को यूज़ किया तो हमें 6.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 25,000 का प्रॉफिट मिला। सेम स्टॉक प्राइस की अगर मूवमेंट होती है तो ऑप्शंस के केस में हमें 10,000 रुपये पे 15,000 का प्रॉफिट मिल जाता है। तो अगर देखा जाए इस एग्जाम्पल में, तो ऑप्शन से तो बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। पर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग जो हैं, वो ऑप्शंस बायर्स जो होते हैं वो पैसे लूज़ करते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका प्राइमरी रीज़न ये होता है कि अगर रिलायंस की प्राइस ऊपर नहीं गई 1 महीने के अंदर-अंदर, यानी अभी यहाँ पे एक्सपायरी में सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं। अगर अगले 15-16 दिन में प्राइस ऊपर नहीं गई, तो शेयर्स में आपको नुकसान नहीं होने वाला है। सपोज़ करो कि 31 अगस्त को सेम प्राइस रहती है 2580 रुपये, तो शेयर्स में आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपके पास शेयर्स पड़े हैं। आपने 6.5 लाख के शेयर्स खरीदे थे, अभी भी वो तकरीबन 6.5 लाख के आपके पास शेयर्स पड़े हैं। पर ऑप्शंस, जो ये वाली ऑप्शन है, इसकी वैल्यू उस वक़्त ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सपायरी की डेट पे कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी। अगर आपको ये वैल्यूएशन ऑप्शन की समझ इस वक़्त नहीं आ रही है, तो उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना, थोड़ा गूगल करोगे समझ आ जाएगा, तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगा कि ऑप्शंस की जो वैल्यू है वो कैसे चलती है। पर इसमें 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, होती है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। तो यहाँ पे सारी की सारी ऑलमोस्ट जो है, क्योंकि हम बिल्कुल स्ट्राइक पे देख रहे हैं, ये एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है, एट द मनी स्ट्राइक है। तो ये सारी की सारी एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो आपको जो चीज़ समझनी है वो ये कि एट द मनी जब ऑप्शन होती है, इसमें जो भी आप प्रीमियम पे करते हो ऑप्शन को खरीदने के लिए, वो एक्सपायरी पे सारे का सारा ज़ीरो हो जाता है। यानी एक्सपायरी पे अगर स्टॉक प्राइस नहीं मूव करेगी, तो ये 40 रुपए से घट के अपने आप ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो मेन चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि ऑप्शन बायर जब ऑप्शन खरीदता है, तो वो एक प्रीमियम पे करता है। वो प्रीमियम एक्सपायरी तक ज़ीरो हो जाता है। अगर उतने टाइम में शेयर प्राइस ने मनचाहा मूवमेंट नहीं दिखाया, जो आप मान के चल रहे हो कि 100 रुपए से शेयर प्राइस ऊपर चला जाना चाहिए, अगर वो नहीं गया, तो ये सारे का सारा पैसा जो आपने लगाया, ये आप लूज़ कर रहे हो। व्हेयरएज़ अगर इसकी जगह आपने शेयर्स खरीद रखे होते, तो 2 साल भी बीत जाएँगे, तो भी आप शेयर्स को होल्ड करके रख सकते हो। अगर वो रिटर्न 2 साल बाद भी मिलना होगा, तो आपको शेयर्स वो रिटर्न देके जाएँगे। इसका मतलब फ़र्क क्या आ जाता है? ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक ऑप्शन को परचेज़ करने में और शेयर्स को परचेज़ करने में क्या फ़र्क आ जाता है, कि जब आप शेयर्स को परचेज़ करते हो, तो आप चाहते हो कि प्राइस ऊपर जाए, पर वो प्राइस ऊपर जाने के लिए आप उसको इनफ टाइम दे सकते हो। अब वो प्राइस 10 दिन में ऊपर चली जाए, तो भी ठीक है, अगर 10 महीने में ऊपर चली जाए, तो भी ठीक है। अगर आपका फंडामेंटल एनालिसिस सही है, तो शेयर प्राइस ऊपर जाने में टाइम ले सकती है, पर कहीं न कहीं इवेंचुअली तो ऊपर जाएगी ना, तो वहाँ पे आपका नुकसान नहीं होता है। पर ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप खुद के साथ एक लिमिट लगा लेते हो कि शेयर प्राइस एक तो ऊपर जानी चाहिए। अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है, तो शेयर प्राइस ऊपर भी जानी चाहिए और वो एक्सपायरी से पहले-पहले ऊपर जानी चाहिए। और मिनिमम कितनी ऊपर जानी चाहिए? अगर सपोज़ करो शेयर प्राइस यहाँ प एक्सपायरी पे 31 अगस्त आने तक 2580 से बढ़ के 2620 तक भी चली जाती है, तो भी आप कोई प्रॉफ़िट नहीं कमाओगे। क्यों? क्योंकि जब 2620 होगी शेयर प्राइस, तो इस ऑप्शन की वैल्यू तब भी 40 रुपए ही रहेगी एक्सपायरी पे। आपको समझना है, आप 40 रुपए यहाँ पे पे कर रहे हो ना, एट द मनी ऑप्शन के लिए। तो शेयर प्राइस जब तक 40 रुपए ऊपर जाएगी, आपका सिर्फ़ ये जो पेड खर्चा है, ये निकलेगा। प्रॉफ़िट तो आपका अभी भी नहीं हुआ ना, क्योंकि एक्सपायरी पे तो मैंने बताया ये वैल्यू ज़ीरो हो जाने वाली है। तो यानी आपका शेयर प्राइस पहले तो बढ़ना चाहिए। कम से कम ये जितना आप पे कर रहे हो, उतने रुपए से बढ़ना चाहिए। कितने दिनों में? एक्सपायरी से पहले-पहले। तो आपने कितनी सारी कंडीशंस लगा दी। एक शेयर प्राइस बढ़े, मिनिमम 40 रुपए से बढ़े और अगले 15 दिन के अंदर-अंदर बढ़े। तो इतनी सारी कंडीशंस जब लगाई जाती हैं, तो वो बहुत बार सैटिस्फाई नहीं होती हैं। जब वो कंडीशन सैटिस्फाई नहीं होगी, तो आपका प्रॉफ़िट नहीं बनेगा। जो पैसा आपने उसमें लगाया, वो सीधा ज़ीरो हो जाता है। तो इसमें ये भी नहीं होता कि आपका ये जो लगाया हुआ पैसा है यहाँ पे, ये प्रीमियम सारे का सारा ज़ीरो हो जाएगा। अगर शेयर प्राइस यहाँ खड़े का खड़ा भी रह जाए 1 महीने बाद और आपने शेयर्स खरीदे थे, तो आपको कोई नुकसान, कोई प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा।
पर अगर आपने ऑप्शंस खरीद रखी हैं और शेयर प्राइस वहीं का वहीं खड़ा रह जाए जहाँ पे आपने ऑप्शन खरीदी थी, तो वो आपकी वैल्यू ऑप्शन की 0 पे चली जाती है। तो यहाँ मेरे ख्याल से बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर्स खरीदने में और ऑप्शंस खरीदने में क्या नुकसान होता है, क्या फ़र्क होता है। ऑप्शंस में आपके पास टाइम की एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है और साथ ही साथ आपके पास एक मिनिमम प्राइस मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। व्हेरेas जब आप शेयर्स खरीदते हो, तो ना उसमें आपके पास टाइम की रिस्ट्रिक्शन होती है, ना उसमें मिनिमम शेयर प्राइस की मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन होती है। अगर 1% से भी शेयर प्राइस ऊपर जाएगी तो 1% आपका प्रॉफिट है। व्हेरेas ऑप्शंस के केस में ऐसा नहीं रहता। इसीलिए ज़्यादातर जो ऑप्शन बायर्स होते हैं, वो पैसा लूज़ करते हैं क्योंकि वो अपने पे कंडीशन लगा लेते हैं। अगर आपको मैंने पहले भी ये वीडियोस में बताया है कि अगर आपको कोई भी काम करना है, सपोज़ करो आपको एक कोई एग्ज़ाम पास करना है और मैं आपको बोलूँ क्या ये पढ़ाई करके तुम एग्ज़ाम पास कर सकते हो? तो आपका आंसर होगा येस। पर अगर मैं ये कह दूँ कि अगले 10 दिन में आप पढ़ाई करके ये एग्ज़ाम पास कर दो, तो उसमें से 99% लोग जो हैं वो एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएँगे। अगर मैं टाइम की रिस्ट्रिक्शन निकाल दूँ, तो ज़्यादातर लोग उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, पर जैसे ही मैं टाइम की रिस्ट्रिक्शन लगा दूँगा कि अगले 10 या 15 दिन में ही ये पूरा करके दिखा दो, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं, वो उस एग्ज़ाम को नहीं क्लियर कर पाएँगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है कि आपका पर्पस है प्रॉफ़िट बनाने का, आप चाहते हो शेयर प्राइस ऊपर जाए, पर आप अपने आप पे 2-3 रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हो, अगर आप ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करते हो इंस्टेड ऑफ शेयर्स की ट्रेडिंग। तो दोनों का अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है। ऑप्शंस में आपने देखा कि एक बड़ा छोटा-सा अमाउंट आपने लगाया, सिर्फ़ 10,000 रुपए आपने पे किए और 15,000 का प्रॉफ़िट आपको हो सकता है। यानी आप अपने पैसे ढाई गुना कर सकते हो। जो आपने शेयर्स का देखा, वहाँ पे आपको 25,000 का प्रॉफ़िट हो रहा है, पूरे 6 साढ़े 6 लाख की इन्वेस्टमेंट में, यानी सिर्फ़ 4% का रिटर्न रफ़ली आपको मिल रहा है। तो रिटर्न बहुत डिफरेंट है और जो चांसेस हैं उस रिटर्न के मिलने के, वो बहुत डिफरेंट है। पर यहाँ मेरा समझाने का मकसद ये था कि क्यों ये कहा जाता है कि मोस्टली ऑप्शन बायर्स जो होते हैं, वो पैसा अपना लूज़ करते हैं। इनफैक्ट इन जनरल कहा जाता है कि जो ऑप्शंस में लोग ट्रेड करते हैं, वो पैसा लूज़ करते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि मेजॉरिटी लोग जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, वो ऑप्शंस को बाय करते हैं। जो खरीदेगा, वो मोस्टली पैसा लूज़ करेगा। क्यों करेगा? वो रीज़न मैंने आपको समझा दिया। तो होपफुली ये रीज़न आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, तो थोड़ा-सा पेशेंस रखो, जैसे-जैसे और वीडियोज़ बनेंगे, आपको ये समझ आता रहेगा। थोड़ा-सा जनरल स्टडी करने की भी कोशिश करो कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, और अगर चाहोगे कि उतने बेसिक वीडियोज़ मैं बना के दूँ, तो वो भी बना दूँगा, ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने बिल्कुल आज तक ऑप्शंस को देखा ही नहीं है। पर यहाँ मेरा समझाने का मेन मकसद ये था कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एज़ यूजुअल अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल ग्रो करने में आप हेल्प करो। कुछ भी डाउट्स हैं, सजेशंस हैं तो कमेंट्स में लिखो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।